का अपना टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन की हम बात करें, सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं कि मूल रूप से इसका क्या अर्थ है। तो मूल अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। तो स्थानीय स्वशासन इसका मूल अर्थ माना जाता है किससे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में गांव की जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्थानीय स्वशासन जो है उसका मूल अर्थ हो गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि लोकतंत्र जो है, शासन जो है, उसमें गांव की जनता की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए। कि शासन को चलाने वाले जो लोग हैं उन्हें चुनने वाला कौन होना चाहिए? उन्हें चुनने वाले गांव के लोग होने चाहिए। यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब हम बात कर लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें तो इसका जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ऐसा क्यों? तो इन्होंने देखो 1882 में जिला बोर्ड या हम इसको बोले जिला निकाय, तो 1882 में इन्होंने क्या किया? जिला बोर्ड या जिला निकाय का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव रखा। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो बड़े अच्छा क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो आंसर आएगा लॉर्ड रिपन। समय पूछा जाए तो 1882। तो हमने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। अब हम विषय की बात कर लें कि स्थानीय स्वशासन जो विषय है ये कौन सी सूची का है। तो हमने देखो 3 सूचियों के बारे में पढ़ भी रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये विषय कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची में आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन आता है। अब बात कर लें इसके प्रकार। तो स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार हैं? तो स्थानीय स्वशासन के 2 प्रकार माने गए हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पंचायती राज और नंबर 2 की हम बात कर लें
नगरीय या नगरपालिका, नगरीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, एक तो पंचायती राज और दूसरा नगरपालिका या फिर नगरीय स्वशासन। अब पंचायती राज जो है इसको तो वर्तमान में माना जाता है, ये तो कौन सी सरकार है? गांव की सरकार। कौन सी सरकार मानी जाती है इसे? गांव की सरकार। और नगरीय स्वशासन की बात करें, नाम से पता लग रहा है आपको, तो ये किसकी सरकार हो जाएगी? शहर की सरकार। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन गांव का शासन भी चलाता है और शहर का शासन भी चलाता है, और दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? स्थानीय स्वशासन। अब हम आगे इसकी बात कर लें तो देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पंचायती राज। पंचायती राज की हम बात करें तो आज का अपना टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज की बात करें तो देखो, पंचायती राज की शुरुआत आज से नहीं हुई है, प्राचीन समय से मानी जाती है। तो प्राचीन समय से हमें पंचायती राज का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम बात करें तो पंचायतों का सबसे पहले उल्लेख पंचायतों का सबसे पहले उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। तो पंचायतों का सबसे पहले उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में मिलता है। वैदिक काल में हमें देखो 4 वेद थे, आपने पढ़े हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो इन 4 वेदों में से हम बात कर लें तो अथर्ववेद जो है, उस अथर्ववेद में हमें एक शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? ग्रामीण। तो अथर्ववेद में हमें कौन सा शब्द मिलता है? ग्रामीण शब्द मिलता है। तो सबसे पहले अथर्ववेद में ग्रामीण शब्द से हमें पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। अब इसके आदर्श रूप की बात करें तो पंचायतों का आदर्श रूप, इनका जो मॉडल था सबसे अच्छा, वो आदर्श रूप हमें कौन से शासन में देखने को मिलता है? तो शासन आ जाएगा चोल वंश या चोल शासन। कि पंचायतों का जो श्रेष्ठ रूप था, आदर्श रूप था, वो कौन से शासन में दिखाई देता है? चोल वंश में या चोल शासन में दिखाई देता है। फिर बात कर लें 1-2 कथन की, समर्थक की। तो समर्थक माना जाता है पंचायती राज के सबसे बड़े समर्थक पंचायती राज के सबसे बड़े समर्थक पंचायती राज के सबसे बड़े समर्थक एक तो गांधी जी को माना जाता है और दूसरा नेहरू जी को माना जाता है। इन दोनों को सबसे बड़ा समर्थक माना गया है किसका? पंचायती राज का। अब कुछ हम परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, किससे संबंध में है? पंचायती राज से संबंधित हैं। तो एक तो हम गांधी जी की बात करते हैं कि गांधी जी ने
पंचायती राज के बारे में क्या कहा? तो गांधी जी ने पंचायती राज के बारे में कहा कि भारत की आत्मा भारत की जो आत्मा है वो गांवों में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ पर बसती है? भारत की आत्मा गांव में बसती है। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। एक विद्वान आते हैं, इतिहासकार आते हैं, जिनका नाम है अल्टेकर। अल्टेकर, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है कि भारतीय गांवों को गणराज्य, इन्होंने कहा है भारतीय गांवों को गणराज्य की संज्ञा दी है। तो भारतीय गांवों को गणराज्य की संज्ञा दी। तो भारतीय गांवों को गणराज्य की संज्ञा किसने दी? अल्टेकर ने दी। अब बात कर लेते हैं संविधान में क्या हमें इसका उल्लेख मिलता है, पंचायती राज का, पंचायती राज से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो जब संविधान की हम बात करें तो बिल्कुल संविधान में हमें इसका उल्लेख मिलता है। पिछले वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। तो नीति निर्देशक तत्वों में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 जो है वो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? पंचायती राज के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख किसका मिलता है? तो अनुच्छेद 40 में उल्लेख मिलता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 40 में। तो संविधान में हमें पंचायती राज का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये उल्लेख हमें नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। इसलिए अगर ये मौलिक अधिकार में होता तो प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना बहुत पहले हो जाती, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में होने के कारण ये अप्लाई नहीं हो पाया, इसे संवैधानिक रूप नहीं मिला, तो ये लागू भी नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया, और ये कब शुरू किया गया था? 1952 में। अमेरिका की तर्ज पर भारत में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, और 1952 में, कब? गांधी जयंती पर। तो 2 अक्टूबर 1952 को ये कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को भारत में शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका एक समिति की रही, और उसमें नाम आता है के.एम. मुंशी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को भारत में शुरू करने के लिए के.एम. मुंशी समिति ने अपनी सिफारिश दी थी, अपने सुझाव दिए थे। तो इनकी सिफारिश पर, इनके सुझाव पर भारत में 1952 में 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर जनता की ग्रामीण स्तर पर जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना।
तो उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को क्या करना था, पूरा करना था, जिसके लिए 1952 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। अब इसके परिणाम की बात कर लें कि क्या ये अपने उद्देश्य में सफल रहा, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया गया। तो ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम असफल रहा। सफल नहीं हो पाया। अब ये असफल क्यों रहा? इस असफल रहने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वो असफल क्यों हुआ, इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच के लिए क्या किया गया? एक समिति का गठन। तो इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति का क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। क्यों किया गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आखिर असफल क्यों रहा? तो इसके लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। अब बात कर लेते हैं हम बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का समय हमें पता है। ये समिति कब आई थी? 1957 में। तो 1957 में इसका क्या किया गया? गठन किया गया। अब इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा? तो इनकी सिफारिश हम देखें तो इन्होंने अपनी सिफारिश में एक बात की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कि लोकतंत्र रहे और लोकतंत्र में शक्तियां एक केंद्र में नहीं रहे, शक्तियों का विभाजन निचले स्तर पर क्या किया जाए। तो शक्तियां विभाजित हों निचले स्तर पर, यही है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में कहा, इसलिए भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को माना जाता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो बलवंत राय मेहता को माना जाता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले बात की कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बना रहे। एक तो इन्होंने ये कहा, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज मतलब पंचायती राज कितने भागों में होना चाहिए? 3 भागों में होना चाहिए। एक तो इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर होना चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा खंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और एक इन्होंने कहा जिला स्तर पर होना चाहिए।
तो इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए जो ग्रामीण स्तर पर हो, ब्लॉक या खंड स्तर पर हो और जिला स्तर पर हो। इन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, तो गांव का जो स्तर है उसमें क्या होनी चाहिए, ग्राम पंचायत होनी चाहिए। खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में इन्होंने कहा। एक इन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। पंचायती राज में महिलाओं को क्या मिले, आरक्षण। तो महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो 57 में इसका गठन हुआ। मुख्य मांगे इनकी यही रही। इसमें सबसे अच्छी बात मानी जाती है त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्या है, दर्शाता है। अब इसमें बात कर लें इनकी रिपोर्ट के आधार पर इनकी रिपोर्ट के आधार पर 1958 में, तो एक साल बाद में ही एक संस्था का नाम आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एनडीसी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 में इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। तो इनकी जो सिफारिश थी उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अब जब ऐसा हुआ तो इस त्रिस्तरीय पंचायती राज से प्रभावित होकर के इसे लागू करने का काम सर्वप्रथम किसने किया, राजस्थान ने किया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, राजस्थान बना। तो उन्होंने तो अपनी रिपोर्ट में कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू होना चाहिए। तो इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, राजस्थान बना। राजस्थान ने इसे कब लागू किया, तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया। राजस्थान में कहाँ पर लागू हुआ, तो नागौर जिला आता है। उस नागौर जिले के बगदरी गांव में। गांव का क्या नाम था, बगदरी। अब इसका उद्घाटन किसने किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है।
तो यहाँ पर बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? राजस्थान था। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ। कहाँ पर लागू हुआ? नागौर। और नागौर में कौन से गांव में? बगदरी गांव में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला प्रथम राज्य तो कौन हो गया? राजस्थान हो गया। अब इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो ये तो था प्रथम राज्य। अब दूसरे राज्य की बात करें, दूसरा राज्य, और इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1959 को। तो कुछ दिन बाद में 2 अक्टूबर को तो राजस्थान में हुआ और 11 अक्टूबर को कहाँ पर हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। अब देखो, ये लागू तो हो गया, लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, लेकिन कोई संवैधानिक इसे रूप नहीं मिला। इसलिए हम बात कर लें तो भारत में देखो 1960 से लेकर के, कब से लेकर के? 1960, ठीक है, 1960 से लेकर के 1976 तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया? तो पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्थाओं की ओर, पंचायती राज व्यवस्थाओं की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके मॉडल भी इन्होंने जो त्रिस्तरीय मॉडल बताया था किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो पूरे भारत में अलग अलग इसके मॉडल रहे। तो समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में अपने सुझाव दिए कि भारत में पंचायती राज का मॉडल यह होना चाहिए। भारत में समय समय पर कुछ समितियों का गठन किया गया जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी कि किस प्रकार का मॉडल होना चाहिए, पंचायतों को किस प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं अशोक मेहता समिति की। अशोक मेहता समिति, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 में। 1977 में एक समिति का गठन किया गया था जिसे अशोक मेहता समिति कहा जाता है। अब इस समिति ने भी अपनी कुछ सिफारिश दी, कुछ सुझाव दिए, जिसमें से पहला सुझाव माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया, कि इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया? उल्लेख किया। तो द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया। एक तो सर्वोच्च स्तर पर तो कौन हो जाएगी? जिला परिषद, ठीक है। तो एक तो इन्होंने कहा कि 2 स्तर होने चाहिए, एक तो जिला परिषद होनी चाहिए और दूसरी मंडल पंचायत होनी चाहिए। दूसरी कौन सी होनी चाहिए? मंडल पंचायत। तो इस प्रकार से 2 स्तर होने चाहिए, सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि किस समिति ने पंचायती राज से संबंधित द्विस्तरीय की बात की? तो अशोक मेहता समिति ने, इन्होंने 2 स्तर बताए। एक इन्होंने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि जिले का जो मालिक होता है, कौन होता है? जिला कलेक्टर, जिसका दूसरा नाम जिलाधीश भी होता है। तो जिला कलेक्टर सहित सभी जो अधिकारी हैं
ठीक है। जिला कलेक्टर सहित जो भी जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसके अधीन होने चाहिए? तो वो जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। ठीक है। तो अशोक मेहता समिति ने क्या कहा कि जिला कलेक्टर सहित जिले के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सर्वे सर्वा न होकर के वो अधीन हो, किसके अधीन होने चाहिए? वो जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। तो एक रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा। फिर इन्होंने कहा कि इन पंचायती संस्थाओं के चुनाव कि पंचायतों के जो चुनाव हैं, इन संस्थाओं के चुनाव किसके आधार पर होने चाहिए? तो इन संस्थाओं के चुनाव होने चाहिए दलगत आधार पर। इससे क्या तात्पर्य है? तो दलगत आधार से अभिप्राय है, जैसे आप नाम सुनते हो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, बसपा पार्टी, तो ये जो बहुत सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों के माध्यम से पंचायती संस्थाओं के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव होने चाहिए। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा अशोक मेहता समिति ने कहा कि दलगत आधार पर। तो वर्तमान में भारत में पंचायतों का जो चुनाव होता है वो दलगत आधार पर नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियों के आधार पर प्रत्याशी चुनाव में खड़े नहीं होते हैं। तो इनका कहना था कि इन संस्थाओं का चुनाव इन पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में SC, ST, तो पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग को क्या प्राप्त होना चाहिए? आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। और ये आरक्षण उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होना चाहिए। एक इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अशोक मेहता समिति ने कुछ सुझाव दिए और महत्वपूर्ण सुझाव इनका माना जाता है द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कि एक तो जिला परिषद होनी चाहिए और निचले स्तर पर होनी चाहिए मंडल पंचायत। फिर भी और कई सुझाव दिए, लेकिन इनके सभी सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया, इनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद में हम अगली कुछ समितियों की बात करें तो बात करते हैं हम GV राव समिति। GV राव समिति, GV राव समिति। अब GV राव समिति का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया था। इन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए, जैसे एक तो इनका सुझाव था कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाने चाहिए। तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय शक्तियां, वित्तीय अधिकार तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय शक्तियां, वित्तीय अधिकार दिए जाएं। एक इन्होंने कहा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। एक इन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना, 8 वर्ष। ये देखो अलग ही बात कर रहे हैं कि 5 वर्ष नहीं होना चाहिए बल्कि कितना होना चाहिए, 8 वर्ष होना चाहिए। तो इन संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष हो, ऐसा इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो GV राव समिति का गठन 1985 में किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय अधिकार, वित्तीय शक्तियाँ दी जाएं। फिर इन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग जो कि पैसे का बंटवारा करेगा, ग्रामीण संस्थाओं को पैसा ज़्यादा मिले, तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और इन संस्थाओं का कार्यकाल कितना हो, 8 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके बाद में अगली समिति हम पढ़ते हैं LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति और इसका पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और 1986 में इस समिति का गठन किया गया और उनका जो मुख्य जो प्रावधान था वो यही था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये उनकी मुख्य सिफारिश थी। संवैधानिक दर्जा का मतलब है कि समय पर इनका चुनाव होना चाहिए, इनका कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो संवैधानिक दर्जे में आती हैं। पूरे भारत में इनका निर्माण होना चाहिए। ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब संविधान में इनको अधिकार दिए जाएं, कानूनी प्रावधान किया जाए। तो कहा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। फिर बात करते हैं थुंगन समिति। तो नाम आता है PK थुंगन। और ये समिति 1988 में। इन्होंने भी हूबहू वैसी बात कही जो बात किसने कही थी, तो LM सिंघवी समिति ने जो बात कही वही बात किसने कही, थुंगन समिति ने। इन्होंने भी बात की थी किसकी, कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये किसने कहा, PK थुंगन समिति ने। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ जानकारी प्राप्त की पंचायती राज संस्था से संबंधित। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संविधान में कौन सा संशोधन किया गया और उसके प्रमुख प्रावधान या प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। Please subscribe YouTube channel, share and like it.